चंद्रयान के सभी लोगों को बधाई। और भारत भी जो है अब चौथा देश बन गया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा चलें। आप लोग पेपर कर लिए होंगे, और पेपर कर लिए होंगे तो जैसा इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करा दें। और पेपर आप लोग जो है पहले कर लिया करिए, तभी उत्तर देखा करिए। मैं बोला था कि सभी लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आधे घंटे पहले आप लोग के पेपर जाता है। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो पेपर तुरंत आप लोग यदि करने के बाद देखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा ना। अब मैं बताया था कि पेपर नंबर यदि 24 है, यदि टेस्ट नंबर 24 है, तो वीडियो जो है 25 देखना है। वीडियो एक आगे चलेगा भाई। एक वीडियो जो हमने पहला बनाया था उसका टेस्ट पेपर दूसरे वाले में हुआ, तो टेस्ट पेपर एक पीछे चलेगा, वीडियो एक आगे चलेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। टेलीग्राम पे जाकर उसको खोल लीजिए। चलिए, समय नष्ट न किया जाए, जल्दी से किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सही बात है। अनुच्छेद 361 पढ़ाया था और 3 लाइन बोला था कि यहां पर जो है फौजदारी, जब तक पद पे राष्ट्रपति राज्यपाल रहेंगे तब तक उस पर कार्रवाई नहीं हो सकता है। सिविल मामलों में 2 महीने पूर्व नोटिस देना जरूरी है। और तीसरा चीज बोला था कि परमादेश जारी नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल जो है नाम मात्र का प्रमुख होता है। जब नाम मात्र का प्रमुख है तो ऐसी दशा में जो है वो मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दायर हो सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ जो है कोई केस दायर नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने मन से तो कोई काम करता नहीं। ये सही बात है। और दूसरा कथन देखिए, भारत के संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए ऐसे संरक्षण उपबंध है। सही बात है। वही 361 के तहत इसकी व्याख्या भी तो करेगा। बताया था ऊपर वाला पढ़ के क्योंकि लगाइए, क्योंकि लगा के नीचे वाला पढ़िए। अब पहले नीचे वाला पढ़िए तो इसलिए लगाकर ऊपर वाला पढ़िए। अब ऊपर वाला पढ़िए, सेट करिए। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तब ना होगा। तभी तो 2-4 क्वेश्चन देता हूं। और जैसा देखिए, अब आगे चलते हैं। और भी ज्यादा यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा तो हम लोग के पास 5000 क्वेश्चन पड़े हुए हैं। वो आप लोग जो है फोन करके संस्थान में फोन करेंगे तो आप लोगों को कोरियर से भी भेजा जा सकता है। तो संस्थान में फोन करके आप लोग ले सकते हो। 5000 क्वेश्चन है, 2 बुकलेट पड़ा हुआ है, उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मान लीजिए आसपास दिल्ली में रहते हैं तो आकर यहां पर ले भी सकते हैं। और जो भी फोटो स्टेट का जो कास्ट पड़ता है वही है, कोई अलग से कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब चलिए जरा सा, और बाकी जो टेलीग्राम से जुड़िए और सब प्रचार प्रसार आप लोग के ही जिम्मे में सौंप दिया हूं। अब मैं तो भैया अपना काम कर रहा हूं, और आप लोगों को बार बार कहता हूं कि अपना अंतःकरण से पूछिए कुछ फायदा हुआ कि नहीं। यदि फायदा हुआ तो सब लोग शेयर करिए, कमेंट करिए और उस पर लिखिए जो आप लोगों को लगता है कि नहीं क्या अंतर है। अब जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है राज्यपाल न तो नाम मात्र का अध्यक्ष है, नहीं रबर की मोहर, वरन राज्य के प्रशासन के मामलों में अति आवश्यक भूमिका निभाने सृजन करता है। सही बात है। राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का रखवाला है, कड़ी है जो राज्यों को केंद्र से जोड़ती है। इस प्रकार वह भारत की एकता बनाए रखता है। ये दोनों व्याख्या भी करेगा। इसका भी आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बोला तो था। कौन सा संशोधन? 7वां संविधान संशोधन द्वारा लिख दिया गया ना कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का भी राज्यपाल बन सकता है। ये गलत हो गया स्टेटमेंट। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। बोला था ना, हाई कोर्ट के राज्य के मुख्य न्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो ये भी गलत। नहीं 1 नहीं 2। आगे चलिए। राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब यहां गलत निकालना है, ध्यान रखिएगा। वो अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा ना। ये तो गलत हो गया। 35 वर्ष की आयु, सही बात है। उसकी उपलब्धि, भत्ते, विशेषाधिकार का निर्धारण राष्ट्रपति थोड़ा करेगा, संविधान में लिखा गया है ना। राष्ट्रपति तो महान्यायवादी महाधिवक्ता का करता है ना, इसका थोड़ा करेगा। इसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। तो आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, बात सही है। अब इसमें क्या निकालना है? गलत। तो गलत निकालना है तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 और 3। अब जैसे चलिए आगे। वही जो अभी बताएं, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान, तो 7वां संविधान संशोधन अभी बोला हूं। अगला प्रश्न चलिए। अब यहां पर जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के समक्ष शपथ देता है। अभी तो बोला हूं हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। गलत। राज्यपाल को उसी विधि से पद से हटाया जाता है
जिस विधि से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी विधि से हटाया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। लेकिन ध्यान रखिएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए प्रक्रिया अलग है भाई। 3 सदस्यीय संस्था है ना, एक हो गया सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हो गया ओईसी अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो इसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, और उसी के समान ओहदा भी है जिसको नियुक्ति के लिए विवाद चल रहा है। देखे होंगे अभी विधेयक भी आया है, आगे पढ़ाऊंगा अभी। ये जो है 2 ओईसी है, इसको हटाने की अलग प्रक्रिया है। नियुक्ति की तो प्रक्रिया समान है लेकिन हटाने की प्रक्रिया दोनों की अलग अलग है। कैसे बताता हूं। सबसे पहले राष्ट्रपति जो है सीईसी से सलाह मांगेगा, अब फिर सीईसी की सलाह जो होगी उसी के अनुसार काम करेगा। क्योंकि ध्यान रखिएगा, नवीन चावला साहब के केस में क्या हुआ कि सीईसी ने जो है राष्ट्रपति से कह दिया कि हटा दीजिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई राष्ट्रपति ने सलाह मांगा, तो सीईसी ने कहा कि नहीं सलाह तो नहीं मांगा। बोले घर का है क्या, जब इच्छा होगा तब हटा देंगे। और इस तरह से देखा जाए तो नवीन चावला को जो हटाने की सिफारिश जो सीईसी ने किया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तो ध्यान रखिएगा कि ओईसी को हटाने की यह प्रक्रिया है। अब यहां पर यह भी तो गलत हो गया, राज्यपाल को उसी विधि से हटाया जाता है जिस विधि से मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अरे राज्यपाल को हटाने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, ये भी गलत है। नहीं एक नहीं दो। आगे चलिए। राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जिसने सामान्य रूप से विशेष रूप से अच्छा सरकारी आयोग की रिपोर्ट वाला है, तो तीनों सरकारी आयोग की रिपोर्ट में है। मैं इसलिए लिख दिया था, कभी कभी इसका भी प्रश्न आता है। अब बोला था कि नोट्स टेलीग्राम पर नोट डाल रखा हूं राज्य सरकार का, जाकर पढ़ के सब नोट करिए, सब लिस्ट बनाइए, थोड़ा मेहनत करिए। इसमें 1 2 3 सभी आंसर होगा। अगला चलिए। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है यदि उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। यही ना सही होगा। राज्य मंत्रिमंडल की संस्तुति पर थोड़ा ना, अरे मंत्रिमंडल थोड़ा कहेगा कि हमको हटा दीजिए, बहुमत तो सरकार का ही है। राष्ट्रपति की संस्तुति, मुख्यमंत्री की संस्तुति, अब उसी को हटाना है, उसी से पूछेंगे। कुछ अपना भी दिमाग लगा लिया करिए, कॉमन सेंस। तो डी होगा आंसर। आगे चलिए। इसमें जो है, अब इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए पूर्व से सही उत्तर का चयन करें। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष बताया था ना। लोकसभा विधानसभा के लिए कितना, 25 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए बोलिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ऐसे लिख लिख याद करेंगे तभी नहीं याद होगा। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो बताइए, बोला था ना कि 2003 में नियम बदल गया, किसी भी राज्य का निवासी कहीं से भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना। राज्य के अंतर्गत लाभ का निर्धारित नहीं होना चाहिए, सही बात है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सही। तो सही क्या हो गया, 1 और 3, बी होगा आंसर, बी होगा ना आंसर। अब चलिए अगला पढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया सकता। क्यों नहीं नियुक्त किया सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होंगे ना, कोलेजियम की सलाह पर। यह भी गलत। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने तो कोई प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, सही बात है। कोई प्रक्रिया थोड़ी ना है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति हटा देगा। विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। संघ शासित क्षेत्र अलग से पढ़ाऊंगा, इसकी आगे वाली ही क्लास है। तो संघ शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मैं कहूंगी केजरीवाल साहब की नियुक्ति किसने किया, तो राष्ट्रपति टिक लगाइएगा। मान लीजिए पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने किया, तो राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाया, तो राष्ट्रपति। अब आप ला के वीडियो दिखाएंगे, अब कहेंगे कि उपराज्यपाल शपथ दिला रहा है। अरे उपराज्यपाल शपथ दिला रहा है तो शपथ दिलाने से पहले क्या बोलता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय से हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाऊं। तो शपथ तो राष्ट्रपति ने दिलाया ना। अब राष्ट्रपति इतना फुर्सत में थोड़ा बैठा कि केजरीवाल साहब को शपथ दिलाएगा। अब मोदी साहब को देखेगा कि यहां चल रहा है। ये बताइए, ये भी गलत हुआ ना। तो इसमें क्या आंसर होगा, सी। आगे चलिए।
विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं में से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय। तो बोला था कि केंद्रीय चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल भी होगा आंसर। आगे चलिए, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, तो बताइए। मुख्यमंत्री करेगा, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का करेगा, महाधिवक्ता करेगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो यही तो होगा आंसर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल की दी गई विवेकाधीन शक्ति। तो विवेकाधीन शक्ति में समझिए, भारत के राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शासन के लिए सही बात है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा ना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ये भी तो अपने विवेक से करता है, समझाया था। अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित करेगा तो अपने विवेक से करेगा ना। और राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाना, तो अपने मन से नियम नहीं बनाता, इसके लिए समिति बनाई जाती है या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होता है। तो यहां पर यह भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1, 3। अरे 2 नंबर तो वैसे ही गलत हो गया, 2 आंसर तो वैसे ही निकाल दीजिए। अच्छा 1, 3, 2 दिया है ना, कोई बात नहीं, इसमें 1, 3, 2 दिया है तो इसमें 1 और 2, यहां 2 लिख देता हूं, 1 और 2। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। यहां तक क्लियर। ये यहां इसमें गलत छप गया, आप लोग पेपर में सही है, 1 और 2। 14 नंबर चलिए, 154 का उल्लेख, राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग सीधे और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यहां अधीनस्थ का मतलब क्या हुआ, सभी मंत्री और मुख्यमंत्री मिलाकर जो मंत्रिपरिषद बनता है उसी के तो सलाह पर करता है। आगे चलिए, अनुच्छेद 164 पढ़ाया था, अब बताया था, उसमें बिहार का नाम नहीं होगा, बिहार पहले हटाइए, पहले बिहार था ना, फिर संशोधन करके बिहार को हटा दिया गया। अब छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, तो इसमें जो है 1, 2, 3, 4 ये होगा ना आंसर। बिहार अब नहीं है ना उसमें, 164 उस दिन नहीं बताया था। इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे कुछ पढ़ा जाए। मैं बताया था कि जैसे हम लोग के यहाँ संसद है, वैसे ही राज्य में उसको विधानमंडल कहा जाता है। राज्य में उसको विधानमंडल कहते हैं। संसद में राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, उसको मिलाकर संसद कहा जाता है। और यहां पर विधानमंडल में जैसे मान लीजिए गवर्नर है, जहां दोनों सदन विधानसभा है, विधान परिषद है, ये दोनों सदन मिलाकर विधानमंडल कहा जाएगा। और जहां पर विधान परिषद नहीं है तो वहां पर गवर्नर और विधानसभा मिलाकर विधानमंडल कहा जाएगा। पहले तो कंसेप्ट क्लियर करिए। तो हम लोग को जो है विधान परिषद और विधानसभा के बारे में पढ़ना है। अब थोड़ा सा चलिए, अब पहले विधान परिषद पढ़िए। विधान परिषद, तो देखिए विधान परिषद 169 जो अनुच्छेद है, तो पहला कंसेप्ट ये समझिए कि विधान परिषद हर जगह नहीं बनाई जा सकती। जहां पर विधानसभा की संख्या, जहां विधानसभा की संख्या, अभी बोला हूं कि विधानसभा का मतलब जैसे केंद्र में लोकसभा है, विधान परिषद का मतलब जैसे राज्यसभा है, ये अपने दिमाग में रखिए। तो यहां पर विधान परिषद जो है, विधान परिषद जो है वो देखा जाए तो सब राज्यों में नहीं बन सकता है। जहां विधानसभा की संख्या 120 या ज्यादा है वहीं पर विधान परिषद बनाई जा सकती है। और विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं पाया जाता भाई, सब राज्यों में 120 या उससे ज्यादा विधानसभा की संख्या थोड़ी ना है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या थोड़ी ना है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि यूपी में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, और कहां है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, और बताइए तेलंगाना में है। इन्हीं राज्यों में विधान परिषद है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि राजस्थान में, अरे राजस्थान और उड़ीसा और मध्य प्रदेश में बनाने की प्रक्रिया चल रही है, बना नहीं है, बनेगा तब ना। यहां ध्यान रखिए, अब जम्मू कश्मीर में तो खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और वहां केवल अब विधानसभा रहेगा। जम्मू कश्मीर को अलग से पढ़ाऊंगा, इसमें नहीं मिलाऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग को समझना है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ये ध्यान रखिए कि विधानसभा का 1/3 या 40 जो भी अधिक हो,
जो भी अधिक हो। इसका मतलब यह हुआ कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य के विधानसभा के कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 40 और 1/3 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। और जिन राज्यों में ये विधान परिषद है सबका संख्या नोट करके रट डालिएगा, लिखा हूं नोट्स में, जाके देखिएगा। जो आप लोग टेलीग्राम पर है, रीयूनियन आईएएस के टेलीग्राम से जुड़ जाइए सब लोग, उसी पर जो है जितना खबर है सब उसी पर जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप में समस्या आता है, तो व्हाट्सएप में समस्या आता है तो उसका निदान टेलीग्राम में एक ही जगह भेज दिया गया, सब लोग आप देखते रहिए। चाहे मान लीजिए कोई क्लास ऑफलाइन जैसे कभी मान लीजिए ऑफ हो जाता है, उसी पर खबर जाएगा। कोई पेपर है, कोई सूचना है तो सब टेलीग्राम पर जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम से सब लोग जुड़िए। अब जैसे देखिए, अब यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है, एक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अब यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि विधान परिषद का सृजन मतलब बनाना तथा समापन। तो सृजन और समापन की एक ही प्रक्रिया है, जो 169 में लिखा गया है वो एक ही प्रक्रिया है। अब क्या प्रक्रिया है तो जैसे समझिए, सर्वप्रथम विधानसभा जो है विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करता है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है। अब जानते हैं कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा विधानसभा। विशेष बहुमत मतलब दोहरा बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 कुल संख्या के बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। संविधान संशोधन वाले क्लास में खूब बढ़िया से करवाया था, जाके देखिएगा। तो विशेष बहुमत से 2/3 बहुमत नहीं, स्पेशल मेजोरिटी, डबल मेजोरिटी प्रस्ताव पारित करेगा विधानसभा। सबसे पहले विधानसभा का अधिकार है। जब प्रस्ताव पारित करेगा तो यह प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार के पास आता है, केंद्र सरकार के पास आता है। अब जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास जब आएगा तो उसके बाद जो है केंद्र सरकार संबंधित विधेयक बनाएगा, संबंधित विधेयक बनाया जाता है। केंद्र सरकार संबंधित विधेयक बनाएगा। अब केंद्र सरकार संबंधित विधेयक बनाने के बाद आप जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी पहले रख सकता है। दोनों से अलग अलग पारित होगा, संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। दोनों से संयुक्त जो बैठक है इसमें नहीं हो सकता है, दोनों से अलग अलग पारित होगा। और दोनों से अलग अलग पारित होकर किस बहुमत से, लोकसभा राज्यसभा से किस बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित होगा। और यहां विधानसभा जो है बनाने या समापन करने का प्रस्ताव किस बहुमत से, तो विशेष बहुमत से। अब विशेष बहुमत का मतलब अभी बताया हूं। तो यहां पर दोनों शब्दों से अलग अलग पारित होने के बाद किसके पास आएगा, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, लेकिन समय सीमा का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। और यहां पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। यहां तक क्लियर। तो बनाने और समापन की एक ही प्रक्रिया। जैसे राजस्थान ने विधान परिषद बनाने के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई विधेयक नहीं तैयार किया। मध्य प्रदेश ने भी भेज दिया, केंद्र सरकार ने कोई विधेयक नहीं तैयार किया। ये ध्यान रखिए। और यहां पर अब इससे छोटा छोटा बात है, ऐसे विधान परिषद है। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, का सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सदस्य बनने की जो योग्यता है, पहला चीज है कि भारत का नागरिक, और दूसरा चीज क्या है, उम्र 30 वर्ष, न्यूनतम 30 वर्ष, अधिकतम कितना, अधिकतम नहीं लिखा है। मैं कहूं कि राष्ट्रपति अधिकतम उम्र कितना है, अधिकतम नहीं लिखा है, मरने से एक दिन पहले भी बन जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे देखिए तीसरा बात समझिए, राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल उस राज्य का होना चाहिए, मूल निवासी। और फिर जो है मैं आप लोगों को पढ़ाया था, संविधान और संसद द्वारा बनाई गई जो अन्य विधियां हैं वो भी इस पर लागू होती है।
जैसे अनुच्छेद 102 का प्रावधान लागू होता है, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। और फिर मैं आप लोगों को जनप्रतिनिधि कानून बताया था, वो भी इस पर लागू होता है। अब जैसा समझिए, जैसे अब यहां पर एक चीज और बताएं, यदि ये विधान परिषद जो है, विधान परिषद की संख्या यदि एक हम लोग मान लें तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है? 1/3 धन 1/3 धन 1/12 धन 1/12 धन 1/6। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे, चुनाव तो कोई दूसरा लड़ेगा ना, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होगा। 1/3 सदस्य जो है कहां से आएंगे? तो स्थानीय निकाय से आएंगे। स्थानीय निकाय का मतलब, अरे जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है, ब्लॉक मान लीजिए बीडीसी मेंबर है, तमाम जो होता है, या नगर पालिका है, सब मिलाकर जो 1/3 सदस्य आएंगे। और 1/12 सदस्य कहां से आएंगे? स्नातक से, जो 3 वर्ष से स्नातक करके, 3 वर्ष स्नातक करने के बाद 3 वर्ष, जैसे इसमें से आप लोग में से बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे, स्नातक किए हुए, मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हुए 3 वर्ष हो गया होगा, तो एमएलसी का चुनाव लड़िए। इसको एमएलसी बोलते हैं ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा परिषद से, माध्यमिक शिक्षा परिषद से। माध्यमिक शिक्षा परिषद का मतलब 9 से 12 तक पढ़ाने वाले जो टीचर लोग हैं, वही लोग चुनाव लड़ते हैं, वही लोग मत देते हैं। यहां तक क्लियर? 1/6 सदस्य कहां से? 1/6 सदस्य जो है वह राज्यपाल मनोनीत करता है, राज्यपाल मनोनीत करता है। और उस दिन बताया था ना एंग्लो इंडियन का 104वां संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का समापन। अब एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट खत्म। 104वां संविधान संशोधन में 2 बात था, बोलिए। एक तो एंग्लो इंडियन की समाप्ति और दूसरा बोलिए, आरक्षण जो है 25 जनवरी 2020 से बढ़ाकर आरक्षण जो है 25 जनवरी 2030 कर दिया गया। एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाकर जो है वह अब 2030 तक कर दिया गया। ये ध्यान रखिएगा कि कब तक किया गया, तो 25 जनवरी 2030 लगाइएगा। ये सब छोटा छोटा बात भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई, जैसे मान लीजिए अब 104वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2020 में। क्या क्या हुआ? तो 2 बात हुआ। एंग्लो इंडियन की समापन हो गया, तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान कहां कहां पर किस किस अनुच्छेद में था? बोल दीजिए जल्दी से। 330 लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन, तो 331 का जो अनुच्छेद था वो समाप्त हो गया। 332 में क्या था? विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। और 333 में क्या था? बोलिए, विधानसभा में एंग्लो इंडियन। तो यहां पर विधानसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान कहां था? 333 में। ऐसे याद किया जाता है थोड़ा सा। अब मान लीजिए ये 2020 से बढ़ाकर 2030 किया गया, इसका मतलब कि जो 70 वर्ष हो गया था, तो 70 वर्ष से अब 2030 तक कितना हो जाएगा? 80 वर्ष। तो 70 वर्ष से आरक्षण बढ़ाकर 80 वर्ष लिख दिया गया। ऐसे उसको याद करना है। तो मैं बता रहा था, राज्यपाल मनोनीत करता है, तो जो मनोनयन होता है उसमें कौन कौन सा क्षेत्र है? एक तो कला है, दूसरा जो है विज्ञान है, तीसरा जो है साहित्य है, और बोलिए समाज सेवा है, और सहकारिता है। इन 5 क्षेत्रों से, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता। अरे राष्ट्रपति के लिए 4 क्षेत्र था, राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का, एक उसमें सहकारिता जोड़ दीजिए, बस बन गया। 5 क्षेत्र यहां होता है, और राष्ट्रपति वाले में 4 क्षेत्र होता है राज्यसभा के लिए। यह ध्यान रखना है। अब जैसा समझिए, अब यहां पर ध्यान रखिए कि विधानसभा का सभापति मनोनीत नहीं होता है। जैसे मान लीजिए राज्यसभा है, तो राज्यसभा का सभापति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होता है वही पदेन जो है राज्यसभा का सभापति बनता है। यहां पर ध्यान रखिए कि विधान परिषद का जो सभापति है, विधान परिषद का जो सभापति है वो मनोनीत नहीं होता है, बल्कि देखा जाए तो उसका साधारण बहुमत से चुनाव होता है।
साधारण बहुमत से चुनाव होता है। अब जैसे समझिए, यहां पर विधान परिषद जो है स्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा स्थायी सदन है, वैसे ही विधान परिषद क्या है? स्थायी सदन है। और स्थायी सदन है, इसका विघटन तो हो नहीं सकता, लेकिन अभी बताया हूं कि समापन हो सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, समापन नहीं हो सकता, समापन नहीं हो सकता। जब भारत ही समाप्त होगा, संविधान ही बदल जाएगा, तो भले समाप्त हो जाए, लेकिन स्थायी सदन राज्यसभा है और समापन नहीं हो सकता। विधान परिषद स्थायी सदन है और बोलिए स्थायी सदन है और समापन हो सकता है, समापन हो सकता है, यह ध्यान रखिए। और यहां पर जो है विधान परिषद के सदस्यों का ये जो चुनाव होता है, ये जो अभी बताया हूं कि इतने इतने, ये जो समीकरण बता रहा था सब, तो ये जो चुनाव होता है, ये जो चुनाव है, ये चुनाव वही PRV एसटीवी सिस्टम्स होता है जो राष्ट्रपति ने सिखाया था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत विधि के माध्यम से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो छोटा मोटा बात सब ध्यान रखना है, ये मेरे कहने का मतलब। पीटी में यही सब आता है, पीटी में विश्लेषण थोड़ा ना आता है, जो विश्लेषण आप लोग पढ़ रहे हैं। पीटी पढ़ने का अलग तरीका है। कितने लोग पीटी, कितने लोग का देखिए, पीटी जो है कभी रुकेगा नहीं, मेंस कभी होगा नहीं। कितने लोगों का ऐसा है कि पीटी कभी होगा नहीं, अब मेंस यदि देंगे तो तुरंत निकल जाएगा। तो दोनों में बैलेंस स्थापित करना है, तभी तो दो तरह की परीक्षा होता है। जब मेंस का ही सब प्रश्न पीटी में पूछ देगा, फिर पीटी लेने की जरूरत क्या है? पीटी में छोटा छोटा बात जानना है, पीटी में कॉमन सेंस का बात समझना है। मेंस में आपका विश्लेषणात्मक क्षमता मजबूत होना चाहिए, दोनों का पैटर्न अलग होता है। तो यहां पर चलिए जरा आगे, अब थोड़ा सा विधानसभा के बारे में बता दूं। विधानसभा के बारे में, तो जैसे लोकसभा है बस उसी तरह से विधानसभा समझिए। तो संविधान में विधानसभा की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम जो संख्या है संविधान में वो 500, और जो मिनिमम संख्या है वो 60 निर्धारित की गई है। लेकिन आप जानते हैं कि अनेक राज्य इसके अपवाद हैं। भाई अभी जैसे मान लीजिए राज्यों को देखेंगे तो अनेक राज्य इसके अपवाद है ना। कौन कौन से राज्य? और उसमें संख्या, जैसे मान लीजिए सिक्किम को लीजिए, तो सिक्किम को लीजिए तो सिक्किम कितना 32 होगा, देख लीजिएगा। मिजोरम, मिजोरम में कितना 40, अरुणाचल प्रदेश में कितना 40, गोवा में कितना 40। तो ये सब क्या हो गया? अपवाद हो गया। इस फार्मूले का क्या होगा? अपवाद हो गया। ये भी ध्यान रखना है कि कहां कहां अपवाद है। बल्कि सबसे अच्छा है कि लिस्ट बना के सब लिख डालिएगा, लिखा रहेगा, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, मूल संविधान में विधानसभा के लिए यह कहा गया कि मान लीजिए एक क्षेत्र है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, एक क्षेत्र से एक सदस्य का चुनाव होगा। तो कहा गया मूल संविधान में कि 75,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। और जानते हैं कि मूल संविधान में लिखा गया, आज तक वही चल रहा है कि 75,000 जनसंख्या जब होगी तो वहां पर जो है एक प्रतिनिधि का चुनाव विधानसभा में किया जाएगा। यही बात ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिए, विधान परिषद का जो चुनाव है वो तो मैं बताया PRV एसटीवी सिस्टम्स होता है। अब विधानसभा का चुनाव वही लोकसभा वाला, किस बहुमत से? PPS, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से होता है, पहले आओ पहले पाओ। तो जो सबसे ज्यादा मत पाएगा विजय उसकी होगी, जो सबसे ज्यादा मत पाएगा विजय उसकी होगी। अब जैसे समझिए, अब यहां पर ध्यान रखना है कि हम लोग के यहां जो है, जैसे मैं बताया कि विधानसभा में आरक्षण है SC ST का, OBC का आरक्षण नहीं है, महिलाओं का आरक्षण नहीं है जैसे लोकसभा में। तो वही फार्मूला यहां पर भी लागू होता है। अब फिर यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिक्किम ऐसा एक राज्य है, सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर एक सीट जो है
बौद्ध धर्म के लिए मनोनीत किया जाता है। बौद्ध धर्म के सदस्य को एक सदस्य मनोनीत किया जाता है सिक्किम में। मान लीजिए अपवाद है, कभी पूछे तो। अब यहां पर विधानसभा का जो सदस्य है, तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? अब देखिए वही योग्यता, भारत का नागरिक, उम्र कितना, अभी बोला हूं 25 वर्ष, लोकसभा के बराबर, तो उम्र न्यूनतम कितना, 25 वर्ष। और तीसरा बात वही संसद और संविधान द्वारा बनाई गई अन्य विधियां। और जितना भी मैं आप लोगों को लोकसभा पढ़ाया था सब यहां पर लाकर बस सेट करना है। एक बार नोट्स पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा आपको। यहां पर ध्यान रखिए कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना, तो मैं बताया था कि लोकसभा में जो पहली बैठक होती है उससे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। तो यहां पर भी विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष का होता है, जिससे वहां पर बताया था कि लोकसभा का कार्यकाल जो है आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल बोलूंगा तो राष्ट्रीय आपात 352 समझिएगा, तो आपातकाल के दौरान जो है एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। तो यहां पर भी आपातकाल के दौरान जो है एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस दिन बताया था लोकसभा पढ़ाते समय कि आपातकाल समाप्त होगा तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। आपातकाल समाप्त होगा तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। जितना भी वहां बताया था, जैसे बताया था कि वहां मान लीजिए लोकसभा में बताया था स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर नहीं है तो पैनल और चेयरपर्सन पढ़ाया था ना, उसी तरह से विधानसभा के लिए भी। और जैसे राज्यसभा के लिए पढ़ाया था सभापति, उपसभापति और पैनल और चेयरपर्सन, और भी नहीं तो तुरंत चुनाव होगा, तो वही विधान परिषद के लिए भी लागू हो जाता है। जैसे मैं बताया था कि लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, स्पीकर को, तो विधानसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को। एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1974 में नव निर्माण आंदोलन चल रहा था गुजरात में। चिमन भाई पटेल साहब जो है मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, तो लोग जाते थे सदस्य आंदोलन में, लोग पकड़कर उनसे रिजाइन लिखवा लेते थे, त्यागपत्र लिखवा लेते थे। अब जानते हैं कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग का रिजाइन स्पीकर स्वीकार कर लिया। बाद में जब वो छूट कर आए तब पता चला कि उनसे जबरदस्ती रिजाइन लिखवा दिया गया, फिर उपचुनाव हुआ। तो 1974 में एक नियम बनाया गया, और नियम बनाकर जो है अब जानते हैं 33वां संविधान संशोधन, 33वां संशोधन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, अच्छा हुआ याद आया। 33वां संशोधन 1974 द्वारा यह नियम बनाया गया कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोई भी सदस्य हो, अपना यदि त्यागपत्र देता है तो अध्यक्ष और सभापति जांच करके पहले अपना समाधान करेगा कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है, और समाधान होने पर ही त्यागपत्र स्वीकार करेगा। क्लियर? अब जैसा समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए राज्यपाल है, तो हमारे यहां राज्यपाल जो है विधानसभा के सदन का समय और सत्र स्थान तीनों का निर्धारण करता है। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का शीतकालीन अधिवेशन कहां होता है, नागपुर में। जैसे जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर का जो है वह शीतकालीन अधिवेशन कहां होता है, तो जम्मू में होता है। तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्यपाल जो है विधानसभा का समय, सत्र और स्थान का जो है निर्धारण करता है। ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए विधानसभा में मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को जो है सब लोकसभा खूब डेप्थ में मैं पढ़ा चुका हूं। तो एक बार जो है ध्यान रखिए कि उसी के अनुसार इसको पढ़ लेना है। अब अगला क्लास जो हम लोग का होगा, तो जो मैं पढ़ाया हूं इसी का टेस्ट जो है, इसी का टेस्ट अगले क्लास में होगा। और फिर इसी को आप लोग थोड़ा सा तैयार करिएगा, और फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है संघ शासित क्षेत्र के लिए मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है जैसा नोट्स पढ़ डालिए, और केंद्र शासित प्रदेश का मटेरियल भी उसमें मैं भेजा हूं, उसको भी थोड़ा सा पढ़ डालिए। जम्मू कश्मीर को अलग से पढ़ा जाएगा। और सभी लोगों का धन्यवाद। सब लोग जैसा शेयर करिए, कुछ लिखिए, तभी तो काम चलेगा।